नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ से अब आपको प्रैक्टिस शुरू करनी होगी और आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी और कोचिंग का है और किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि सर इसको सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको पूरा कंटेंट दिख रहा है। किस प्रकार आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारत की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर ये आपके 4 ऑप्शन है और उसको सुमेलित करके आपको बताना था। सही उत्तर है इसका आपका ए का 4 है, यानी कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत की 75वीं रैंक आई है। फरवरी 2026 में जारी हेनली पासवर्ड इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है। 2025 में ये 85वें स्थान पर था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपो के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 25.8 स्कोर के साथ 102वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है, जबकि आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की हवाओं के घूमने की दिशा क्या होती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वामावर्त। कोरियोलिस बल के कारण प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाएं वामावर्त दिशा में घूमती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा दक्षिणावर्त होती है। मुझे नहीं लगता इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका कि नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निशार का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था। बहुत ही आसान है, कई बार मैंने आपको ये पढ़ाया है और सही उत्तर है इसका सी, पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का मापना। इसमें एक राडार का प्रस्थापित किया गया है, जिसके द्वारा पृथ्वी में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। यह भूकंपीय गतिविधियां, बर्फ का पिघलना, भूजल स्तर आदि का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। ये आपका सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा हो सकता है। आपका जो इतिहास 3 भागों में इन्होंने बताया है कि आपका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक 4 प्रकार से आपको ये इतिहास पढ़ना था। ये हिस्सा जो है ये सांस्कृतिक या सामाजिक हिस्से में आ सकता है। इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक था सर्प। आदिनाथ ऋषभदेव पहले तीर्थंकर का प्रतीक वृषभ यानी कि बैल है और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर का प्रतीक शेर है। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर का प्रतीक हिरण या मृग है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम शुरू किया गया था। सही उत्तर है आपको, यह भी मैंने कई बार आपको कराया है, 2016। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नवंबर 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला मुख्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, सैखा नासिर अल नोवेस। 1975 में संस्था की स्थापना के बाद 50 साल के इतिहास में नेतृत्व करने वाली वे पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष और उनके त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबंधित सौंपने की जानकारी देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है जब तक उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। एक तरफ ज्वालामुखी दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी,
माउंट बिलारिका अर्जेंटीना में नहीं है, बल्कि ये चिली में पाया जाता है। ठीक है, एटना इटली में है, मोनालोआ यूएसए में है और माउंट ताल जो है वो फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसे महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक गैस से, कार्बन कैप्चर तकनीकी के साथ, कोयले के गैसीकरण से, मीथेन के स्टीम रिफॉर्मिंग से, बिना कार्बन कैप्चर के। ये सारे ऑप्शन हैं और एक सही है आपका, वो डी है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें डीजल या कोयले का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फिर पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, या तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा या पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोसिस से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। यह भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में जल H2O का इलेक्ट्रोसिस यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? सही उत्तर आपका कौन सा होगा, आपको बताना है। लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव कराना बिल्कुल कार्य है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना बिल्कुल है। मतदाता सूची तैयार करना बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव कराना। यह काम राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन अनुच्छेद 324 में मिलता है। इसको याद कैसे करेंगे? वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। 18 का स्क्वायर करिए, 324 आपको मिल जाता है। अब पंचायतों का चुनाव जो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। इकोनॉमी का प्रश्न है। स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा 2010 से जारी किया जाता है। यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों पर आधारित है। भारत में इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और 12 संकेतकों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। दशावतार है तो विष्णु भगवान है ना? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये गुप्तकालीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का दर्शन कराया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है आपको। खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन सी। जो अहमदाबाद आंदोलन है ये 1918 में ही हुआ था। यह आंदोलन प्लेग बोनस को लेकर हो रहे विवाद के कारण हुआ था। मिल मजदूर 50% बोनस मांग रहे थे, जबकि मिल मालिक 20% ही देना चाहते थे। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद अंततः 35% बोनस दिए जाने की मांग मान ली गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल केवल तरण प्रणोदक नहीं है, यह ठोस प्रणोदक भी है। ठीक है, तो इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको आईसीबीएम कहते हैं शॉर्ट में। यह एक 3 चरणों वाली ठोस प्रणोदक चलित अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है,
जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि 5 से 18 दिसंबर 2025 तक भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। सही उत्तर है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हरमाऊ शक्ति 2025 भारत मलेशिया संयुक्त सेना अभ्यास का 5वां संस्करण है और यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस राज्य में लोकसभा की न्यूनतम एक सीट नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीट है, ना कि एक। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में लोकसभा की केवल एक एक सीट है। ठीक है, तो एक सीट कहां पर नहीं है? गोवा में नहीं है, गोवा में 2 सीटें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन जेजेएम की अवधि को रिक्त स्थान तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दिसंबर 2028। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वोत्तर हिमालय की निम्न पहाड़ियों के संदर्भ में गलत विकल्प का राज्य चुने। तो यहां पर कुछ पहाड़ियां दी गई हैं जिनको आपको गलत विकल्प चुनना है कि इनमें से गलत कौन है। सही उत्तर है आपका डी, पटकोई बूम जो है वो नागालैंड में ना होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, लुसाई जो है ये मिजोरम में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, आराकान योमा ये म्यांमार में है। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, लॉर्ड रिपन को। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है आपका कि सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। सतह के क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न है आपका कि मिट्टी में नमी की कमी के कारण जब फसलों में वृद्धि प्रभावित होती है तो या फसल नष्ट हो जाती है, तो इस स्थिति को किस प्रकार का सूखा कहा जाता है? सही उत्तर है आपका कृषि सूखा। कृषि सूखे को मृदा आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। यह मिट्टी में नमी की कमी के कारण होता है जो बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है और सीधा फसल को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर है आपका यहां पर कोयना। कोयना नदी कावेरी की नहीं बल्कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में भीमा है, वरना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है और मूशी है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में हेमवती है, कब्बानी है, सुवर्णवती है, अमरावती है, भवानी है और लक्ष्मण तीर्थ है। अगला प्रश्न है आपका कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सही उत्तर आप सभी को पता है, 73वां संविधान संशोधन। कई बार मैं आपको ये करवा चुका हूं प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 पंचायतें और 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़े गए। इसमें गांवों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय संरचना, अनिवार्य चुनाव और महिलाओं वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार करें और उन्हें सही सुमेलित कूट का चुनें। ठीक है, सीमांत ज्योत की सीमा कितनी होती है? अर्ध माध्यम ज्योत क्या है? बड़ी ज्योत क्या है? तो सही उत्तर है आपका कि 1, 2, 3 सही है। ठीक है, सीमांत ज्योत 1 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि होती है। 2 से 4 हेक्टेयर को अर्ध माध्यम ज्योत कहते हैं और 10 हेक्टेयर को या उससे बड़ी ज्योत को बड़ी ज्योत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली सहकारी राइड हेलिंग पहल का नाम क्या है? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, अब बहुत चर्चा में भी रही है और सही उत्तर है आपका सी, भारत टैक्सी।
केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत टैक्सी लॉन्च की। यह भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवरों के स्वामित्व वाला है। यह पहल सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन से जुड़ी हुई है। सरकार को जब लगता है कि कोई ऐसी प्राइवेट क्षेत्र है जहां पर प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली हो सकती है और बहुत ज़्यादा वो लोग जनता का दोहन कर सकते हैं, तो सरकार क्या करती है, कोई सरकारी या अर्ध सरकारी उसी क्षेत्र में अपनी कंपनी लॉन्च कर देते हैं ताकि जो कंपटीशन है वो बना रहे और प्राइवेट जो पार्टी है उसके मन में भी डर बना रहे कि अगर हम सही से सुविधाएं नहीं देंगे तो सरकारी कंपनी है वो कंपटीटर के रूप में आ गई है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कार्यक्रम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना और युवाओं को पर्यावरण संबंधी कार्यों में रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से जुड़े कार्य आते हैं जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, उत्खनन और मत्स्यन। विद्युत द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें निर्माण और विनिर्माण शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील और बूलर झील। सही उत्तर है आपका सभी को इसमें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। चिल्का उड़ीसा में स्थित है, केवलादेव राजस्थान में है और ये भारत के सबसे बड़े रामसर स्थल थे। लोकटक मणिपुर में है, बूलर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है आपका संविधान की प्रस्तावना के किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग माना है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद बनाम। ठीक है, तो इसमें 1973 में हुआ था ये निर्णय। ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग है। इस फैसले ने बेरुबारी मामले 1960 के निर्णय को पलट दिया जिसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? अब पूछा गया है जोड़ती हैं, हटाती नहीं है, ये पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जोड़ते नहीं हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं वातावरण में CO2 छोड़ती हैं जिससे कार्बन चक्र में कार्बन जुड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर रहे होंगे, मैंने बहुत बार आपको कराया भी है। डी ऑप्शन आपका सही है। धारा 3(2) के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य स्तर पर इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। 2 NDRF नाम से फंड बनता है और NDRF नाम से फोर्स भी बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि नॉमिनल GDP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर पर आती है? तो सही उत्तर है आपका चौथी। नॉमिनल GDP के आधार पर विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 5G इंटरनेट और आधुनिक ब्रॉडबैंड संचार व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर तार भौतिकी के किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब प्रकाश सिग्नल तार के अंदर भेजा जाता है तो वह अंदरूनी दीवारों से टकराकर बिना लॉस के तेजी से आगे बढ़ता है। मृग मरीचिका का बनना और हीरे का चमकना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पर पारित हुआ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन
बी, लॉर्ड कैनिंग के समय पर यह पारित हुआ था। हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। हालांकि इस अधिनियम का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था और इसमें सबसे बड़ा योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अगला प्रश्न है आपका, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश की विपक्षी नेता मारिया कोरिना को दिया गया है? अब वो देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा भी लिया था। 2025 का प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिया माचाडो को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सुनामी उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सही उत्तर है आपका समुद्र के भीतर उठा भूकंप। यद्यपि ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्री भूस्खलन भी सुनामी ला सकते हैं, लेकिन सुनामी का सबसे प्रमुख कारण समुद्र के भीतर आने वाला शक्तिशाली भूकंप होता है। समुद्र तल के अचानक खिसकने से पानी की भारी मात्रा विस्थापित होती है और जो सुनामी लहरों का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा तपस BH-201 मूल रूप से क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV ड्रोन। तपस भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक मेल ड्रोन है। इसका मुख्य कार्य सेना के लिए ऊंचाई से खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना और टोह लेना है। ये अमेरिका के मशहूर प्रेडेटर ड्रोन की श्रेणी का स्वदेशी संस्करण है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा सोवियत संघ USSR रूस से ली गई थी, जो विकल्पों में नहीं है। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। भारत ने 1951 में अपनी पहली योजना लागू की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय गैसों का उनकी वायुमंडल में सांद्रता के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। नाइट्रोजन आएगा सबसे पहले, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा आर्गन और फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है और INCOIS द्वारा संचालित है? कई बार मैं आपको ये करा चुका हूं, यह हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित और संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार तथा संकुचन का प्रबंधन कर महंगाई को नियंत्रित करना और विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इसका मूल विचार है सूर्य कभी अस्त नहीं होता, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक वैश्विक ट्रांसनेशनल ग्रिड बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि नहीं है? सही उत्तर है आपका सी, स्वच्छंद स्वधन छंद। स्वच्छंद सही विच्छेद है स्वधन छंद। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ना कि यण संधि का। यण संधि के नियम के अनुसार यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद छा वर्ण आता है तो दोनों के बीच, व्यंजन संधि के अनुसार यदि किसी ह्रस्व स्वर जैसे आ के बाद छ वर्ण आता है तो दोनों के बीच चा का आगम हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण जो हैं वो यण संधि के हैं, जैसे प्रत्याशा है, नाद्यागम है, अन्वय है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है यण संधि को पहचानने की, बीच में आधा ता या ना आता है। ठीक है, आधा अक्षर आता है या वा के पहले। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना के संबंध में सही कथन का चयन करें। यह भी आपका हिंदी ग्रामर का प्रश्न है और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। इसका प्रकाशन सरकारी राजपत्र में अनिवार्य रूप से किया जाता है। अधिसूचना का प्रकाशन केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्र में अनिवार्य रूप से होता है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, अधिकारियों की नियुक्तियों आदि की सूचना देना।
इसमें किसी को संबोधित नहीं किया जाता, इसलिए महोदय और भवदीय का भी प्रयोग नहीं होता है। ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है क्या? अधिसूचना। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य नहीं कहते हैं, इसको वायव्य कहते हैं। ठीक है, नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के बीच को आग्नेय कहते हैं, और उत्तर और पूर्व के बीच को ईशान कहते हैं। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न शब्दों में से शब्द का चयन करें, शुद्ध शब्द का चयन करें। अंतर्ध्यान, तत्व, तदंतर, पूजनीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका पूजनीय। अंतर्ध्यान को इस प्रकार लिखा जाता है, तत्व को इस प्रकार लिखा जाता है। यहां पर एक्चुअली में क्वेश्चन में आपका तत्व सही लिख गया था शुद्ध, जो कि उसको गलत लिखना था, एक ता जुड़ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गया है, मतलब सही टाइप हो गया है। ठीक है, और तदंतर में आपका ये आपका सही होगा, तदनंतर। अगला प्रश्न है आपका कि चिन्ह और उनके प्रयोग के आधार पर गलत जोड़े को पहचाने। योजक चिन्ह दो शब्दों के जोड़ने के लिए होता है, सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए, सही है। हंसपद वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने के लिए, ये गलत है। ठीक है, हंसपद जब कुछ छूट जाता है तो लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वाक्य के बीच में थोड़ा जुड़ने के रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपसे पूछा गया है। तूफान, फारसी, कैप्टन, पुर्तगाली, इस्तीफा, अरबी, काजू, तुर्की। तो सुमेलित यहां पर सिर्फ इस्तीफा है, जो कि अरबी का शब्द है। तूफान अरबी का शब्द है, कैप्टन अंग्रेजी का शब्द है, और काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित असुमेलित है? तो यहां पर जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका डी, नैसर्गिक का प्राकृतिक नहीं होता है। ठीक है, ये समानार्थी शब्द है। उन्मूलन का रोपण होता है, मृषण का रुक्ष होता है, और अमित का परिमित होता है। नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो कृत्रिम होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित समास दिए गए हैं, तो उन सही समास का आपको चयन करना है कि जो सुमेलित नहीं है, वो सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। यथाक्रम में यथा आ गया तो ये क्या हो गया, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। नरोत्तम, नरों में उत्तम, सीताराम द्वंद्व समास, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्यय शब्द आ गया आगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत तत्सम तद्भव युग्म का चयन करें। तो अखाड़ा का अक्षवट होता है, चबूतरा का चत्वर होता है, मच्छर का मत्सर होता है। क्या होता है? अखरोट का क्या अछूट होता है। तो सही उत्तर है आपको यहाँ पर ऑप्शन सी, मच्छर का मत्सर नहीं होता बल्कि मशक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि इस बार अच्छी वर्षा होती है तो फसल भी अच्छी होती। इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संभावनार्थ, संकेतार्थ, संदेहार्थ या निश्चयार्थ? तो सही उत्तर है आपका इसमें बी ऑप्शन, संकेतार्थ। जब किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे, अर्थात शर्त का बोध हो, तो वहां संकेतार्थ वृत्ति होती है। इसमें अक्सर यदि तो, अगर तो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला जो प्रश्न सेट है वो 56 से 60 तक डीआई वाला है। यहां पर दिया गया है कि विभिन्न गांवों में रहने वाले 6800 ग्रामीणों पर एक सर्वेक्षण किया गया और फलों का पाई चार्ट वितरण प्रतिशत में पुरुष महिलाओं के अनुपात नीचे दिया गया है। तो मैंगो जो पसंद करते हैं वो 30% है, और पुरुष महिला यहाँ पर 3:5 में है। ऑरेंज में 14%। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में आप जरूर सॉल्व करिएगा। मैं सभी के आपको अभी उत्तर बता दूंगा। तो उन महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्हें आम सबसे ज्यादा पसंद है? तो सही उत्तर है इसका आपका 1275। कैसे आया? कुल ग्रामीण 6800 है। आम पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 2040 हैं। आम पसंद करने वाले पुरुष महिला का अनुपात कितना है? 3:5 है, जो कुल 8 भाग है। तो 8 का इसमें आपको निकाल देंगे तो आएगा 1275। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जिन महिलाओं का पसंदीदा फल सेब है, उनकी संख्या उन महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनका पसंदीदा फल अमरूद है? तो इसको कैसे करना है देखने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन का।
आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि जिन पुरुषों का पसंदीदा फल अंगूर है उनकी संख्या और जिन महिलाओं का पसंदीदा फल संतरा है उनकी संख्या का अनुपात क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, 255 अनुपात 272 होगा। कैसे होगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिन पुरुषों का पसंदीदा फल आम है उनकी संख्या और जिन महिलाओं का पसंदीदा फल अमरूद है उनकी संख्या के बीच अंतर क्या है? तो सही उत्तर है आपका डी 204। कैसे निकालना है? आम पसंद करने वाले पुरुषों की आप पहले संख्या निकाल लीजिए, फिर अमरूद पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या निकाल लीजिए, फिर उनमें अंतर निकाल लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि जिन पुरुषों को पसंदीदा फल संतरा है उनकी संख्या और जिन महिलाओं का पसंदीदा फल केला है उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर पहले संतरा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या, फिर केला पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या और उनका अंतर निकालना है आपको। ऐसे ही अगला सेट है आपका 61 से लेकर 65 तक। यहाँ पर भी आपका पाई चार्ट में कंपनी में 8000 कर्मचारियों का वितरण दिया गया है। उनमें से स्नातक कर्मचारियों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। ए प्रकार के कर्मचारी हैं 12.5% और उसमें से 27% स्नातक हैं। इसी प्रकार तक से एफ प्रकार तक लगभग 3, 3, 6, 8 प्रकार के टोटल कर्मचारी हैं जिनमें आपके स्नातक प्रतिशत भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ए में काम करने वाले ग्रेजुएट कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 8000 का डिपार्टमेंट ए में 12.5% निकालना होगा, फिर उसका आपको 27% निकालना होगा। बड़े आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। 1000 का 27% 270 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंपनी में काम करने वाले उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो नॉन ग्रेजुएट है? तो यानी कि आपको क्या करना है? टोटल यहां पर निकालना पड़ेगा। तो सही उत्तर है आपका 4730। ग्रेजुएट कर्मचारियों की आप कुल संख्या बड़े आसानी से निकाल लेंगे। 12.5% का 27%, 16% का 45%, 22% का 32.5%, 18.5% का 55% और इस प्रकार करके टोटल संख्या आपकी आएगी 3270। गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 8000 से 3270 घटाएंगे तो 4730 हो जाएगी। अगला पूछा है कि डिपार्टमेंट ई में काम करने वाले ग्रेजुएट कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि आप डिपार्टमेंट ई में जो टोटल प्रतिशत दिया है ग्रेजुएट का 35%, वो 8000 का कितना होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो आप 14% का 35% निकालिए, फिर उतना 8000 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही किया गया है। पहले 14% निकाला 1120, फिर उसका 35% निकाला 392 और 392 का 8000 में कितनी वैल्यू है पूछ लिया गया तो 4.9% आया। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 64 होगा। डिपार्टमेंट डी में काम करने वाले ग्रेजुएट कर्मचारियों की कुल संख्या उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले नॉन ग्रेजुएट कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 22% अधिक। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स में मिलाकर काम करने वाले ग्रेजुएट कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 545। ग्रेजुएट कर्मचारियों की कुल संख्या 3270 है। ठीक है, कुल विभाग 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ, और औसत हो जाएगा 3270/6 यानी कि 545। आउटपुट डिवाइसेस का उचित सेट कैसे चुनिए? तो अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रिंटर, एमआईसीआर, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, ओएमआर तो यहाँ पर आपका इनपुट हो गया। प्लॉटर, वीडियो, हेडफोन ओसीआर, जॉयस्टिक, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्लॉटर हो गया, वीडियो हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और हेडफोन हो गया। ठीक है, अन्य विकल्पों में जो आपके दिए गए हैं वो सब आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पेंट का डिफॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पीएनजी। आधुनिक एमएस पेंट का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट डॉट पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। पीएनजी का उपयोग दोष रहित छवि संपीड़न यानी कि कंप्रेशन के लिए किया जाता है। पुराने संस्करणों में यह डॉट बीएमपी होता था, लेकिन अब डिफॉल्ट डॉट पीएनजी है।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये सही उत्तर आपका यहां पर हो जाएगा ए। आईपी नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर पर काम करती है। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 आपका 128 बिट का होता है। ठीक है। आईपी का प्राथमिक कार्य डेटा पैकेटों की रूटिंग और एड्रेसिंग करना है, जो नेटवर्क लेयर का होता है। आईपी स्वभाव से एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है और यह क्रमिक डिलीवरी की गारंटी नहीं देता। IPv4 32 बिट का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डेटा इनकैप्सुलेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही क्रम को दर्शाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डेटा सेगमेंट फिर पैकेट फिर फ्रेम फिर बिट्स। टीसीपी आईपी मॉडल में ऊपर से नीचे एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर तक डेटा के रूपांतरण का सही क्रम है डेटा सेगमेंट बनता है, फिर उसका पैकेट बनता है, फिर उसकी फ्रेमिंग होती है, फिर वो बिट्स बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि SaaS सेवाओं की किस श्रेणी में CRM सॉफ्टवेयर आता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर व्यापारिक सेवाओं में। CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल के अंतर्गत व्यापारिक सेवाओं में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि हडूप एक बिग डेटा टूल कई संबंधित टूल्स के साथ काम करता है। निम्नलिखित में से उन सामान्य टूल्स को चुनें जो हडूप में शामिल हैं। सही उत्तर है आपका सी, मैप रिड्यूस, HBase एंड हाइव। हडूप इकोसिस्टम में मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग के लिए, HBase एंड NoSQL डेटाबेस और हाइव डेटा वेयर हाउसिंग टूल प्रमुख टूल्स के रूप में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है 3D स्टूडियो, उबंटू, डकडकगो, मैक्सटोन और बाइपर रेस्क्यू। तो ये क्या है उधर आपको बताना है। देखो 3D स्टूडियो जो है आपका, ये आपका एनिमेशन के लिए है। उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डकडकगो क्या है? एक आपका सर्च इंजन है। ठीक है। तो यहाँ पर 3D स्टूडियो आपका एनिमेशन, उबंटू एक लोकप्रिय लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डकडकगो एक सुरक्षित सर्च इंजन है, मैक्सथॉन एक वेब ब्राउजर है और बाइपर रेस्क्यू आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, CPU ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित करवाता है। CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं हार्डवेयर संसाधनों और CPU को प्रबंधित व नियंत्रित करता है। ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्वयं हार्डवेयर संसाधनों और CPU को प्रबंधित व नियंत्रित करता है। GUI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपभोक्ता को ग्राफिकल आइकन जैसे बटन, मेनू, कर्सर आदि के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटिंग प्रणालियां सामान्यतः कंप्यूटर पर प्रीलोड होती हैं, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है आपका कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है? तो सही उत्तर है आपका B67। DHCP सर्वर UDP पोर्ट 67 पर सुनता है और जबकि DHCP क्लाइंट UDP पोर्ट 68 का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल के लिए निम्नलिखित में से क्या अद्वितीय है? सही उत्तर है आपका सेल का पता। एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक अद्वितीय सेल एड्रेस होता है। यह अक्षर, कॉलम, संख्या, पंक्ति और संयोजन होता है, जैसे A1 B2 जो स्प्रेडशीट पर सेल की एक स्थिति को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लास बी के लिए डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 255.255.0.0। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.00, क्लास बी का है 255.255.00 और क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? सेंटर, लेफ्ट, बॉटम, राइट। तो सेंटर पेज मार्जिन नहीं होता है। ठीक है। ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, मार्जिन नहीं होता है। बाकी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन के प्रकार है। अगला प्रश्न है आपका कि ई कॉमर्स शब्दावली में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। ऑप्शन ए है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिज OCI मॉडल की किस लेयर में काम करता है? तो सही उत्तर है आपका
डेटा लिंक लेयर, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है सभी लेयर के बारे में। नेटवर्किंग ब्रिज ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर लेयर 2 पर कार्य करता है। यह मैक एड्रेस का उपयोग करके डेटा फ्रेम को फिल्टर और अग्रेषित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है आपका बस टोपोलॉजी के लिए। बस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय केबल का उपयोग होता है जिसमें सभी नोड्स जुड़े होते हैं। इसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। स्टार और रिंग टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीजीके की। एक तरफ बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्रोत यानी कि कहां पर बने हैं और दूसरा स्थान। ठीक है, बनगोगवा कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। कोहार गद्दी, कोटरा खंबा और बरवार। तो सही उत्तर है आपका यहां पर डी बरवार। बरवार बांध बोरा नदी पर झांसी में स्थित है, हमीरपुर में नहीं है, इसलिए यह युग्म गलत है। और बाकी जो आपके सही हैं, कोटरा खंबा है हरल चित्रकूट में है, गद्दी जो है ये भाबर नाला में है और ये बलरामपुर में है। बन गोघवा ये दगवारा नदी पर है और ये बहराइच में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया निर्णय के अनुसार संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? सही उत्तर है आपका 1 फरवरी 2026 से। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही उत्तर है आपका सी गोरखपुर में। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के जिलों को एक जिला एक खेल से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो 2 1 3 4 हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल हाथरस, तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर, बॉक्सिंग बुलंदशहर कुशीनगर और टेबल टेनिस है आगरा और कानपुर का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है आपको। एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1 2 3 4, यानी कि सभी आपके सही सुमेलित हैं। लौह अयस्क के लिए ललितपुर है, चीनी मिट्टी के लिए सोनभद्र तथा बांदा है, बॉक्साइट के लिए बांदा ललितपुर है, संगमरमर के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है आपका 5। करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इनमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला, शिक्षा उद्यमी अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार और रश्मि आर्य और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, भारत के कुल निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी को 5% से बढ़ाकर 10% तक ले जाना यह गलत है। लक्ष्य रखा गया है वो 7.5% तक रखा गया है, 10% तक नहीं रखा गया है। ठीक है, और पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 50% में वृद्धि करना है। निर्यातकों की कुल सब्सिडी आवंटन 882 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ महान विभूतियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं, एक कोई सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। पंडित रविशंकर लखनऊ से नहीं बल्कि वाराणसी से संबंधित है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। मेजर ध्यानचंद प्रयागराज में, मिर्जा गालिब आगरा में और अमीर खुसरो एटा के पास कासगंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला एका आंदोलन से प्रभावित नहीं रहा? सही उत्तर है आपका मेरठ। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में मदारी पासी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले प्रभावित थे। मेरठ इस आंदोलन से अछूता था क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? सही उत्तर है आपका मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार यानी कि रोपवे सेवा मिर्जापुर जनपद में विंध्याचल धाम में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, बिल्कुल सही है। 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
सूर सरोवर कीटम झील आगरा में स्थित है और ये एक मानव निर्मित जलाशय है जिसे 2020 में रामसर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि तुर्किश गेट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ में के 60 फीट ऊंचे रूमी दरवाजे को तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1784-86 में नवाब आसफुद्दौला द्वारा अकाल के दौरान रोजगार सृजन के लिए करवाया गया था। इसकी डिजाइन तुर्की के कास्टेनिनोपल इस्तांबुल के द्वार के समान है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही उत्तर है आपका नकटैया मेला प्रयागराज में नहीं लगता बल्कि ये वाराणसी में लगता है। विशेष रूप से चित्तगंज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कंपिल मेला फर्रुखाबाद, कलिंजर मेला बांदा और गोकर्णनाथ मेला खीरी और उपयुक्त में से कोई नहीं तो है ही है। ठीक है, तो बाकी तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका कि फरवरी 2026 में आयोजित 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में आयोजित किया गया? सही उत्तर है आपका 8 जिलों में। तो 8 जिले सीमावर्ती हैं नेपाल के, उसमें है कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित करके वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडी का कर दिया गया है। तो ये किया गया था 2018 में। यूपीएसआईडीएसी का नाम वर्ष 2018 में बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, 4 और 5 यानी कि मल्ल, वत्स और चेदी। 16 महाजनपद थे जिसमें 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें है कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। जबकि अवंती मध्य प्रदेश में है, गांधार वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी कपास। उत्तर प्रदेश गेहूं, चावल, गन्ना और तिलहन का प्रमुख उत्पादक है। कपास मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्रों महाराष्ट्र, गुजरात में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यूपी में इसका उत्पादन बहुत सीमित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से जिले गोरखपुर मंडल से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन महाराजगंज और देवरिया और कुशीनगर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका फिरोजाबाद में, क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आती हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पटना पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया है? तो ये एटा में स्थित है। ठीक है, यूपी का 11वां पक्षी जो विहार है जो रामसर स्थल घोषित किया गया है, 11वां रामसर स्थल है यूपी का। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 108.86 हेक्टेयर है। यूपी करंट अफेयर्स में मैंने आपको ये प्रश्न कराया था। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो सेशन रहा इसमें से 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए और कैसा लगा आपको ये सेशन। और जो मैंने एक प्रश्न और पूछा था वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, रही बात पीडीएफ की तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 1 अप्रैल से आपको जो ये मॉक टेस्ट है वो आप इसी प्रकार कर पाएंगे अपने फ़ोन पर। जैसे मैं ये अभी बटन क्लिक कर देता हूँ तो इस प्रकार से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे डिज़ाइन कर रखे हैं और मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर जो पेड है वहाँ पर ये सारी फाइलें आपको देने वाला हूँ। आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में इनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे ऐसे ही। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।